मेटल होता है दैट इज अ अल्कलाइन मेटल, इसके साथ Cl का रिएक्शन होता है और इससे क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। वैसे ही Ca का आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। ये भी आपका एक तरीके का सॉल्ट है, ये भी आपका एक तरीके का सॉल्ट है, और इन दोनों की सॉल्ट को अगर आप देखोगे तो दोनों में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जब भी हम किसी हैलोजन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ कराते हैं, तो आफ्टर देयर रिएक्शन वो उस सॉल्ट पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक, अब और इसी सॉल्ट को जनरली जो 17th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है हैलोजन, बोला जाता है हैलोजन, लेकिन इनका जो सॉल्ट बनता है उसको बोला जाता है हैलाइड। ये टर्म आपको जब आप चैप्टर 11 या 10 पढ़ेंगे तब आपका ये टर्म यूज होगा, दैट इज अ हैलाइड। जब हम किसी सॉल्ट को किसी हैलोजन के थ्रू फॉर्म करते हैं तो इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ हैलाइड। और हैलोजन एक ऐसा एलिमेंट है, ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। नॉन मेटल के साथ अगर इसके रिएक्शन की अगर आप बात करो तो नॉन मेटल के साथ ये रिएक्ट करके हमको क्या गिव करता है, तो एक एग्जांपल इसका आप ले सकते हो CCl4 दैट इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोला जाता है। और कार्बन एक तरीके का नॉन मेटल है और Cl गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके का नॉन मेटल हो जाएगा। और ये नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके हमको क्या गिव करते हैं, आपस में रिएक्ट करके ये हमको सॉल्ट गिव करते हैं। तो इससे ये बात पता चल गई कि जो हैलोजेंस होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है और नॉन मेटल के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है। मेटल किसको बोला जाता है, जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को शो करे, नॉन मेटल किसको बोला जाता है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को शो करे। तो जैसे मेरे पास SO2 लिखा है, CO2 लिखा है, H2S लिखा है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स ही हैं। सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन सल्फर नॉन मेटल है। ऐसे ही जैसे आप प्रिपेयर करते हो, आप क्या प्रिपेयर करते हो, Cl2, ये भी एक नॉन मेटल हो जाएगा। आप ClO परक्लोरिक एसिड जो फॉर्म करोगे ClO के फॉर्म पे, वो भी आपका एक क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो मेटल मेटल भी रिएक्ट करके किसी सॉल्ट को बना सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल ये दोनों रिएक्ट करके भी किसी सॉल्ट को बना सकते हैं। तो इससे ये बात पता चल गई कि अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट देता है, उसमें प्रेजेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। और जो मेटल होता है जो हैलोजन होता है, अगर वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो भी वो हमको क्या गिव करता है, सॉल्ट गिव करता है। लेकिन उस पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, इस बात को याद रखिएगा। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल पे आपने देखा होगा क्या प्रेजेंट था, NaCl प्रेजेंट था। तो NaCl आपका जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो आपका क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और CCl4 की बात करूं तो इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। मेटल के साथ अगर हैलोजन है तो वो आयनिक बॉन्ड को शो करेगा, और नॉन मेटल के साथ अगर हैलोजन है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये जनरल कुछ इंट्रोडक्शन थे। 17th ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो टोटल 5 एलिमेंट है। आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन आएगा, इसके बाद आयोडीन, और एक आपका होता है एस्टेटाइन। AT के फॉर्म पे इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, 17th ग्रुप एलिमेंट्स हो जाते हैं। इनको याद करना भी काफी आसान है। आपने 13th ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ा, 14th ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ा, 15th ग्रुप एलिमेंट भी आपने पढ़ा, और साथ में आपका 16th ग्रुप एलिमेंट भी आपने पढ़ा। जो आपका 13 और 14 ग्रुप है ये आपने 11th में पढ़ा था। यहाँ पर आपको 15, 16 और 17 और 18 ग्रुप पढ़ाया जा रहा है। 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किसी को याद है तो बताइए। 15th ग्रुप एलिमेंट जिसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। एक आपने पढ़ा है 15th ग्रुप,
एक आपने पढ़ा है 16th ग्रुप, मैंने आपको पूछा है इन दोनों ग्रुप में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, और ये 17th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप बताइए कि 16th और 17th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 5 एलिमेंट। मैम 16 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ और नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी, बिस्मिथ। एंटीमनी होता है? बताओ क्या होता है? आर्सेनिक। आगे बोलो। फिर Sb होता है, और इसके बाद क्या होता है? बिस्मिथ। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मिथ। ठीक है, ये आपके कौन से ग्रुप के हो जाएंगे? 15th ग्रुप के। 16th ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बताइए? 16th ग्रुप को बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन और टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर और क्या होता है? सिलिकॉन, टेलुरियम और पोलोनियम। और क्या होता है? टेलुरियम और पोलोनियम। बताइए। दैट इज अ सेलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये आपके 16th ग्रुप एलिमेंट। और 15th में आपने जो पढ़ा था दैट इज कॉल्ड अ ये। इन सारे एलिमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। आज जो आप पढ़ रहे हो दैट इज अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इसके बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको एक ग्रुप का पता है तो आसानी से आप सारे ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हो, और अगर आपको एक ग्रुप का नहीं पता है तो आप किसी ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ सकते। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें से। एक आपका जो एस्टेटाइन है वो कौन सा एलिमेंट होता है बोला जा रहा है? एस्टेटाइन को बताया गया है कि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनको बोला जाता है जो अल्फा, बीटा, गामा इन सारे रेडिएशंस को क्या करता है? एमिट करता है। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो इनमें से किसी भी रेडिएशंस को क्या करे? एमिट करे, तो उसको डिनोट किया जाता है किस फॉर्म पे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फॉर्म पे। तो इन अ हैलोजन फैमिली जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ये चारों के चारों हैलोजन का बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जो आपका एस्टेटाइन होता है ये हालांकि 17th ग्रुप में प्रेजेंट है, बट ये हैलोजन के एक भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, और ये अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन एमिट करने की एबिलिटी रखता है, जिस बेस पर इसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को अगर रेडियो एक्टिव बोला जा रहा है इसका मतलब यही है कि वो अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस को नेचर कांटेक्ट में आने के बाद एमिट करने की क्या लगता है? एबिलिटी रखता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया हो तो बता दीजिए। जैसे अभी मैंने लिखा था फ्लोरीन, देन क्लोरीन, इसके बाद आपका ब्रोमीन था, फिर आयोडीन था, और इसके बाद क्या था? एस्टेटाइन था। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 9 होता है। 9 पे आप प्लस कितना करोगे? 8 करोगे, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 17 पे फिर आप कितना ऐड करोगे? बताइए, 18 ऐड करोगे या फिर 8 ऐड करोगे? कितना चाहिए आपको? बताइए, 18 ऐड करोगे या 8 ऐड करोगे अगर आपको इसके आगे इस एटॉमिक नंबर को कंप्लीट करना हो तो? मैम 18। 10। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 35। 35 पे फिर कितना ऐड करोगे? बताओ। 18। 18 कितना हो जाएगा ये? 53। फिर 53
होगे 32, तो कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। समझ गए कैसे निकालते हैं? एक का यस अगर मैम। आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसके बाद वाले एलिमेंट का आप आसानी से क्या पता कर सकते हो, एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। आपको इसको रटने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसका एटॉमिक नंबर क्या कर लोगे, पता कर लोगे। ठीक है, तो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम याद रखेंगे। नेम याद रखने के साथ हाउ टू प्रिपेयर देयर एटॉमिक नंबर ये भी आपको याद रखना है। तो कैसे प्रिपेयर करोगे एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर पता करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लास्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 2s2 और 2p5 है। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। तो इसके बाद वाला एलिमेंट कितना होता है, क्लोरीन होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 और 3p5 हो जाएगा। इसके बाद वाला एलिमेंट हमारा क्या होता है, ब्रोमीन होता है, इसका कितना हो जाएगा 4s2 और 4p5 हो जाएगा। इसके बाद वाला एलिमेंट होता है आयोडीन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 और 5p5। और इसके बाद वाला एलिमेंट है एस्टेटाइन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 और 6p5। और आपको जब आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को आगे प्रोसीड कराओगे तो आपको इन्हीं दोनों लास्ट सेल की क्या होगी, जरूरत होगी। तो अगर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। आपको सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट सेल के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं आपको उसी की जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन आप इस फॉर्म पे निकालोगे कि फर्स्ट पीरियड पे कौन प्रेजेंट है, सेकंड पीरियड पे कौन है, देन थर्ड पीरियड पे, फिर फोर्थ पीरियड पे, फिर फिफ्थ पीरियड पे। ऐसे करके आप आसानी से लास्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आते हैं इसके ऑक्यूरेंस पे। ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें कैसे किसी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल का आपको पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करके बताओगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि ऑक्यूरेंस। अब ये बताइए जो हैलोजेंस होते हैं वो नेचर पे फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं, बताइए। मैम कंबाइंड। कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं, फ्री स्टेट में अवेलेबल क्यों नहीं होते, ये बताओ। Why halogens are exist in a free combined state, not a free state? रीजन क्या है, कोई रीजन होगा? क्योंकि मैम ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, किस बेस पे, बिकॉज दीज आर नॉन मेटल्स और इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की एबिलिटी रखते हैं, गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। की एबिलिटी क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर को शो करते हैं। और जो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से वो नेचर पे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ना करके कंबाइंड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक्सटेटाइन को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे हैलोजेंस काफी एबंडेंटली हमारे नेचर पे क्या होते हैं, अब अवेलेबल होते हैं। कौन से स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। मतलब इसमें से जो मेरा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये चारों के चारों नेचर में एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो आपका एस्टेटाइन है ये नेचर पे काफी लो क्वांटिटी में हमको क्या होता है, अवेलेबल होता है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर भी काफी हाई है और ये काफी कम नेचर पे हमको अवेलेबल होता है। अगर फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन के कुछ यहाँ पे क्या बताए जा रहे हैं, मिनरल्स बताए जा रहे हैं, जिसमें फ्लोरस्पार है, क्रायोलाइट है,
और फ्लोरोपिटाइट है। क्लोरीन का अगर देखोगे तो बहुत सारे हैं, जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, हॉर्न सिल्वर हो गया। ऐसे ही ब्रोमीन के यहाँ पे सी वाटर से अवेलेबल होता है और ब्रोमो कार्नेलाइट के फॉर्म पे मिलता है। इसके अलावा आयोडीन हमारा सी वीड के फॉर्म पे जाना जाता है, और कैल्की और चिली सॉल्ट पिटर के फॉर्म पे हमको नेचर से क्या होता है, अवेलेबल होता है। देखिए मैंने इसके बारे में आपको इस वजह से बताया कि कभी कभी आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनरल ऑफ, या राइट द 2 मिनरल्स ऑफ फ्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्रायोलाइट होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा एक फ्लोरोपिटाइट होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। मतलब कोई भी दो आप अपनी मेमोरी पे रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ये पूछ लिया जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आयोडीन जो है सीवीड के फॉर्म पे किसको जाना जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो कभी कभी 1 मार्क्स पे आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मेमोरी पे रखने के लिए इनके जो मिनरल्स बताए जाते हैं, उन मिनरल्स में से बहुत सारे मिनरल्स बताए जाते हैं, कोई भी 2 मिनरल का नाम आप अपनी मेमोरी पे रखोगे। और जैसे ही एक नया टर्म आ गया कि इसको सीवीड बोला जा रहा है, इस टाइप के कोई नए टर्म आते हैं तो उसको भी आप अपनी मेमोरी पे रखोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसी मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने बोला जाए तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे, मुझे बताइएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं समझ जाऊंगी कि आप किस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे सपोज H2SO4 की बात की जाए, बताओ इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। उस दिन क्लास में बताया था, कैसे जल्दी पता करते हैं। मैम 6 होगा। 6 होगा, वेरी गुड, +6 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही HClO4 की बात करूं तो कितना होगा Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 होगा, वेरी गुड, समझ गए। तो इस हिसाब से उस दिन क्लास में बताया था, कुनिका ने अच्छे से बताया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहाँ पर 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बताई जा रही है। एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और एक आपका क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप में शो करते हैं, जो हमारे हैलोजेंस होते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो आपका HCl है या फिर आपका HBr है या HI है, इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा हाइड्रोजन का, सभी का। तो सभी में क्या आ जाएगा, -1 ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो होगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि इन अ ग्राउंड स्टेट टर्म का मतलब है कि मेरे पास कोई हैलोजन वाला एलिमेंट है, उसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया और कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन मुझे ये मिला। मुझे मतलब किससे है, लास्ट सेल से है। लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला है, 2s2 और 2p5। आपने देखा लास्ट सेल का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था, ये 2s2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2p5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s, यहाँ पे हो जाएगा 5, 2p5 सॉरी, ठीक है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब देखो यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, एक सिंगल अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब ये अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बताएगा कि जो एलिमेंट है हमारा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है। जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इस टाइम पर मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा तो कैसा होगा, -1 होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन का पूछा जाएगा तो क्या होगा, +1 होगा। अब देखो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन पॉजिटिव इन कैरेक्टर है और यहाँ पर क्लोरीन क्या है, नेगेटिव इन कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, जैसे F है
और यहाँ पे Cl लिख दो। तो यहाँ पर इस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप माइनस के फॉर्म पे लिखोगे, लेकिन क्लोरीन का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कौन है, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मेरा कौन है, फ्लोरीन है। मीन्स अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा तो उस पे जो चार्ज लगेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन आ जाएगा, मेरा क्लोरीन आ जाएगा। तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो रहा है सॉरी उस मॉलिक्यूल पर हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, -1 है या फिर +1 का है। अगर इस पे +1 का चार्जेस हो जाता तो क्लोरीन मेरा क्या हो जाता, माइनस का हो जाता। लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, मतलब इस पे -1 का कैरेक्टर है, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, +1 का कैरेक्टर आ जाएगा। इसके बेसिस पे आपको समझना है। और उसी बेस पे बोला गया है कि जो हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सिंपल ग्राउंड स्टेट पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो किसी भी हैलोजन पे 1 नंबर ऑफ हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, और उस 1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 या फिर क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में यही एक होता है जो क्लोरीन शो करने की एबिलिटी रखता है। याद रखो, अगर क्लोरीन है तो इसके पास एक ही नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे, 4 नेगेटिव चार्ज आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी आएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी आएगी। लेकिन जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्साइट करते जाते हैं। एक्साइट करने के बाद जो हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, उन सारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म पे लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्म पे क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास जब कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट उसके पास होते हैं, उसके पास कमी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की होती है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे कितने होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म पे होते हैं। तो अगर एक अनपेयर्ड है तो उसको +1 भी लिया जा सकता है और -1 भी लिया जा सकता है, ताकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऐसी एबिलिटी हो सकती है कि वो -1 भी बना ले। लेकिन जब हम आगे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, जैसे मेरे पास पहले तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था और उसके बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, मेरे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करोगे तो एक्साइट करने पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो जाएगी, फिर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 1 2 देन 3 हो गए। मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। अभी नहीं कर सकता, बट कभी जब भी इसके साथ कोई अदर मॉलिक्यूल रिएक्ट करने आएगा, अगर उनकी क्वांटिटी 3 हुई, मतलब ये इतनी भी इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी रख सकता है। उस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में जा सकता है, बाकी अदर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, इस वजह से वो इस टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। तो ये फ्लोरीन की बात हुई। आप इसको -3 के फॉर्म पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं हैलोजन की बात करूं, एक्स से उसको डिनोट करूं, तो उस पे एक ही नेगेटिव आएगा, उस पे कभी भी -3 चार्जेस आएगा ऐसा हमको नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पे उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किस बेस पर, यहाँ पे प्रेजेंट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने क्या कर दिया, फिर से एक्साइट कर दिया। तो वो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना रहा है, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना रहा है। मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई अदर एलिमेंट अपने एक इलेक्ट्रॉन को देकर उसके साथ शेयरिंग करके उस मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकता है, मतलब वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता है। इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा, उसको भी एक्साइट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो
IF7 एक मॉलिक्यूल बनता है, आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, sp3d3 IF7 मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके, फ्लोरीन के, और वो क्लोरीन के 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे IF7 एक एग्जांपल दो, तो ये सारा का सारा हमारा आयोडीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक फ्लोरीन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक फ्लोरीन इसको देगा, दूसरा फ्लोरीन इसको देगा, थर्ड फ्लोरीन इसको देगा, ऐसे करते करते टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 फ्लोरीन हो जाएंगे, जो अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे, IF7 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। तो हैलोजन इस मॉलिक्यूल को बनाने की एबिलिटी क्यों रख रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो कर सकता है अपना जो भी एक्साइटेशन है उसको, इससे ज्यादा एक्साइटेशन को ये शो नहीं कर सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गए तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो इससे ये बात पता चल गई कि जितने भी हैलोजन फैमिली से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन से स्टेट से लेकर +3 +5 और जो +7 है उतने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। +3 और +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको हैलोजन शो नहीं करता, क्योंकि उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं है। ये हमको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर पता चल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको देखकर हमको ये बात पता चल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की एबिलिटी रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स। हैलोजन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखें तो आप सभी जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, फिजिकल स्टेट के बारे में पता करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर पता करें तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी के बेसिस पे इनको क्या बोला जाता है, नॉन मेटल बोला जाता है। और ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, गैसियस स्टेट में, और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मेटल तो हमारे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर नॉन मेटल की बात की जाए फिजिकल स्टेट की, तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा आता है वो होता है फ्लोरीन और सेकंड होता है क्लोरीन। ये दोनों के दोनों कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात की जा रही है किसकी, एनटीपी की, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात की जा रही है। अगर Br को देखोगे ब्रोमीन को, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और आयोडीन की बात करोगे तो आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। बट कैसा सॉलिड होता है पूछा जाएगा तो ये होता है वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड का मतलब क्या हो जाए, जो इवेपोरेट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एस्टेटाइन की बात नहीं की गई है, ओनली आपको बताया गया। हालांकि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और वो नॉन मेटेलिक इन नेचर नहीं होता, वो मेटेलिक नेचर रिप्रेजेंट करने लग जाता है, क्योंकि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मास बढ़ता जाता है। मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है और जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका सॉलिडिटी नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा या जितना अच्छा वो सॉलिड होगा वो वैसा ही मेटेलिक नेचर क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा। ठीक है, तो इन 17th ग्रुप एलिमेंट जो हमारे फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और आयोडीन की बात की जाए तो वो वोलेटाइल सॉलिड होता है, मतलब वो आसानी से उस सॉलिड को नेचर के कांटेक्ट में या रूम टेम्परेचर पर रख दोगे तो वो क्या कर देगा, इवेपोरेट हो जाएगा या नेचर पे आ जाएगा। जैसे कैम्फर होता है हमारा, सेम एज ऐसे ही कैम्फर को ओपनली नेचर के कांटेक्ट में रख दोगे तो वो किसमें वेपराइज्ड हो जाता है ना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। उसको कौन सा प्रोसेस बोला जाता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस बोला जाता है। और ऐसा किस वजह से होता है पूछा जाएगा, तो आयोडीन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें विक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। विक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये आसानी से क्या होते जाते हैं,
टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये नेचर में गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। सेकंड इसमें बताया गया है एटॉमिसिटी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि जो हेलोजन एलिमेंट्स होता है वो डाई एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, उनका एटॉमिसिटी 2 होता है। जैसे F की बात की जाए तो F2 के फॉर्म पे, Cl भी Cl2 के फॉर्म पे, Br भी Br2 के फॉर्म पे और I2 के फॉर्म पे नेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कलर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो जो फ्लोरीन होता है वो येलो कलर में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन आपका ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ब्रोमीन आपका डार्क रेड ब्राउन और आयोडीन आपका वायलेट कलर का होता है। दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम उस एलिमेंट को देखकर पता करते हैं कि वो कौन से कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़िएगा। इसके बाद के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और कंडक्टिविटी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये कल की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास मैम ऑक्सीडेशन इसके आगे हेलो हम करते हैं। ठीक है, आप सभी कल प्रैक्टिकल कॉपी लेके आएंगे। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट हो चुकी है, कल मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी और कवर अप होना चाहिए आप सभी का कॉपी, और जो भी आपका नेम है वो सारी चीजें आप लिख के कल प्रैक्टिकल कॉपी आप सबमिट करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यस मैम। हाँ।